एज एन एजुकेशनिस्ट हमारा पूरा डील बच्चों से नहीं, उनके पेरेंट्स से भी होता है। एक बच्चे ने कहीं ना कहीं केवल और केवल अपने लिए जीना सीख लिया। देखिए क्या होता है, जब आप बहुत छोटे एरिया में काम करते हैं तो बहुत सारे चैलेंज आपको फेस करना पड़ते हैं। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आइडेंटिटी भी छोटी जगह पे बहुत जल्दी बनती है। बच्चे की दुनिया कब चालू होती है, जब आप उसके साथ घर पे रहते हैं। वहाँ जो समय आपको बच्चों को देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पीढ़ी अगर सेक्रीफाइस करती है तो दूसरी पीढ़ी बनती है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो टच के साथ जुड़ी हुई है, संवेदनाओं के साथ जुड़ी है, भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। प्रोफेशनलिज्म इज डिफरेंट थिंग। वो आपको लग रहा है कि आप बहुत कुछ उनके लिए कर रहे हो, उनको ऐसा लग नहीं रहा है कि आप उनके लिए कोई स्पेशल कर रहे हैं, क्योंकि आपने उनको जन्म दिया है। आप देखिए सोसाइटी के अंदर आप बात करके देखिए, कई पेरेंट्स हैं उनके पास कोई विजन नहीं है। हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास बात सिमरन के साथ के इस एक नए और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एपिसोड में। आज का एपिसोड इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि खास बात है ना, खास बात में हम खास बातें लेके आते हैं और खास बातें उनके साथ जो कि बहुत खास हैं, उनकी जीवन के अनुभव और उनके जीवन के संघर्षों से उन्होंने अपनी ज़िंदगी खास बनाई है। और हमारे साथ इस पॉडकास्ट में वो अपनी ऐसी ही बातें, अपने स्ट्रगल्स, अपनी रिजेंटमेंट्स, अपनी कितनी ऐसी चीज़ों के साथ हमें यहाँ पे अवेयर करने के लिए आते हैं, ताकि ये पॉडकास्ट हमारे दिल को छू जाए और जी हाँ, हमारी ज़िंदगी बदल दे। तो आज के इस पॉडकास्ट में खास बात ये है कि हम बात करेंगे पेरेंटिंग की। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत के आज क्या पूरे ज़माने में हम सब इस चीज़ से जूझ रहे हैं। हम देखते हैं कि हम तो बहुत अच्छे पेरेंट हैं, कहीं हमारे बच्चे कहीं सही नहीं चल रहे या कुछ तो ऐसे चेंजेस है, जनरेशन गैप है। इसी पूरे एपिसोड में हम बहुत ऐसी बातें जानेंगे और हो सकता है कि हमें ये पता चले कि कहीं हम ही तो कोई गलती नहीं कर रहे। तो आइए, हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, उनका नाम है डॉक्टर करुणेश रघुवंशी जी। बहुत लंबा सफ़र तय करके वो आज हमारे इस एपिसोड में आए हैं। ही इज़ स्कूल चलाते हैं, वो काफ़ी सारे स्कूल्स और काफ़ी रिमोट एरियाज़ में स्कूल चलाते हैं। आज उनकी जर्नी में ये भी जानेंगे कि किस तरह से, किस जगह पे पहुंच के उन्होंने ऐसे बच्चों के साथ काम किया जो कि आज शहर के बच्चों से भी आगे चल रहे हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं। मैं उनसे बात करके काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ और अब देर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं मिलवाना चाहती हूँ आपसे डॉक्टर करुणेश रघुवंशी जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप आए, आपने ये पूरा वक्त निकाला और एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। मैं ये जानती हूँ कि आप 3 स्कूल्स चलाते हैं, जिनमें से एक महेश मेमोरियल स्कूल भी है, और भी स्कूल्स हैं और इंस्टीट्यूट्स भी आप रन कर रहे हैं जी। और सबसे खास बात ये है कि आप ऐसे एक रिमोट एरिया में जाके स्कूल चला रहे हैं जहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन थी एक टाइम जी। मैं पहले तो आपकी इस जर्नी से शुरू करना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों सोचा, एजुकेशन ही क्यों आपने अपनी लाइफ का प्रोफेशन सोचा? आप प्लीज़ हमें रूबरू करिए पूरी उस जर्नी से। बिल्कुल मैम। एक्चुअली मैं बड़ी क्लियरिटी के साथ हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और जो मेरे साथ घटित हुआ है वही बताऊंगा। मीन्स मैं किसी भी आइडियोलॉजी पे जाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं बहुत रियलिस्टिक पर्सन हूँ, आज काफ़ी रियल बातें ही करने आया हूँ। और आज यहाँ पर कहीं बात मेरे प्रमोशन की नहीं है, बात कई विद्यार्थियों की है, बात एक भावी पीढ़ी की है। मैंने जो स्कूल का डिसाइड किया, इट वाज द विश ऑफ माय फादर ओनली, बिकॉज ही वाज वर्किंग इन द डीप रिमोट एरिया। वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे और कहीं ना कहीं उनकी एक एग्रीकल्चर से थे, तो ऑब्वियसली उनको छोटे गांव मिलते थे। और वहां पर जब वो वहां से रिटायर हुए और उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि यार यहाँ पर कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेके कुछ चेंज लाना चाहिए, चेंज लाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। और उन्होंने इस बात की हम लोगों से चर्चा की, दोनों हस्बैंड वाइफ से, कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है। और फिर कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा लगा कि यस, यहाँ पर चैलेंजेस हैं। देखिए क्या होता है, जब आप बहुत छोटे एरिया में काम करते हो तो बहुत सारे चैलेंज आपको फेस करना पड़ते हैं। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि आइडेंटिटी भी छोटी जगह पे बहुत जल्दी बनती है। आपको लोगों का स्नेह प्यार सभी कुछ मिलता है, आप एक दूसरे को जानते हैं, एक भावनात्मक अटैचमेंट होता है, एक टच बनता है। और आई थिंक शिक्षा एक ऐसी चीज है जो टच के साथ जुड़ी हुई है, संवेदनाओं के साथ जुड़ी है, भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। प्रोफेशनलिज्म इज द डिफरेंट थिंग। एक व्यावसायिकता अलग हो जाती है। लेकिन आप किसी बच्चे के साथ अटैच हो जाते हैं, उसके पेरेंट के साथ अटैच हो जाते हैं, उनकी समस्याओं के साथ अटैच हो जाते हैं, और फिर आप जब उस बच्चे को ट्रीट करते हैं तो कुछ अलग ही लेवल हो जाता है। और छोटी जगह पे मैंने ये ऑब्जर्व करा कि ये चीज बड़ी जल्दी
क्रिएट होती है। तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगा कि यार हमारे इस पर्टिकुलर क्षेत्र को एक अच्छे एजुकेशन की बहुत सख्त आवश्यकता है। पापा का भी एक ऐसा सपना था, उस क्षेत्र को लेके कई लोगों से वो परिचित थे, कई गांव के जो सम्भ्रांत लोग थे, प्रबुद्ध लोग से उनसे जब उनकी चर्चा होती थी तो वो भी चाहते थे कि यार एजुकेशन के लिए इस बाग जैसे क्षेत्र में कुछ चेंज लाना चाहिए। और कहीं ना कहीं डैडी की इच्छाओं को देख के, लोगों की अपेक्षाओं को देख के और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ स्पेशल लाने के एक चाह में हम लोगों ने उस छोटी जगह पे हमारे इंस्टीट्यूट को हम लोगों ने चालू किया। बहुत ही खूबसूरत बात है कि कैसे आपने अपने फादर का ही सपना पूरा किया है। आपके लिए आपके पेरेंट, आपके फादर, आपके मदर जो आपके लिए एक इंस्पिरेशन रहे होंगे और आपने एजुकेशन का ये माध्यम ढूंढा। और मैं ये मानती हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मेरे को भी ऐसा मौका मिलता है कि बच्चों को पढ़ा पाऊँ। तो ये जो आपने बात करी वो दिल की बहुत खास है, क्योंकि पढ़ाना और बच्चों से जुड़ना बहुत अच्छी फीलिंग देता है। बिल्कुल। इसके साथ मैं आजकल का जो समय देख रही हूँ, क्योंकि एज एन एजुकेशनिस्ट हमारा पूरा डील बच्चों से नहीं उनके पेरेंट्स से भी होता है। बहुत बारी ऐसा हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स बहुत बारी हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि बच्चों में जो वो आजकल की वो एम्पैथी है ना, वो कहीं हम देख रहे हैं कि अब उनमें कम होती जा रही है। वो थोड़े कनेक्टेड नहीं है, सेंटिमेंट्स थोड़े उनके हिल चुके हैं। बिल्कुल हिल चुके। क्यों? क्या ये ज़माना बढ़ता है? ये बढ़ते ज़माने में इससे हो रहा है? ऐसी क्यों चेंजेस आए? यहाँ पे देखिए ये चीज बिल्कुल हो रही है। जब हम बच्चों में संस्कार की बात करते हैं, वैल्यूज की बात करते हैं, संवेदनाओं फीलिंग्स की बात करते हैं, पेरेंट के साथ टच की बात करते हैं, सोसाइटी के साथ बच्चों के टच की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल देखने में आ रही है कि बहुत बड़ा डाउनफॉल होता चले जा रहा है। एक बच्चे ने कहीं ना कहीं केवल और केवल अपने लिए जीना सीख लिया है। पहले कहीं ऐसा होता था, बच्चों के दिमाग में रहता था कि जब हम बड़े होंगे, हमारी नौकरी लगेगी, सर्विस करेंगे, हम पहली सैलरी लेके आएंगे, हम हमारे भाई के लिए करेंगे, माता के लिए करेंगे, पिता के लिए करेंगे। लेकिन अब नहीं, समय बदल चुका है। अब बच्चों की सोच केवल और केवल अपने तक सीमित रह गई है। जी बिल्कुल। और वो जो सोच बच्चों की है ना, उसकी एक ही वजह है कि कहीं ना कहीं बच्चों की जो कनेक्टिविटी है वो सब लोगों के साथ टूटती चली जा रही है। एंड फॉर द सेम वी आर रिस्पॉन्सिबल ओनली। हम ही जवाबदार हैं। हमसे जो तात्पर्य है यहाँ पर मैं पेरेंट्स को लेना चाहूंगा, मैं हमारे इस पूरे एनवायरनमेंट अर्थात पूरे समाज को लेना चाहूंगा, और एज वेल एज जो हमारा सिस्टम है एजुकेशन का, मैं उसको भी लेना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी इन सब चीजों के पीछे कोई बच्चों की गलती है। गलती हम तीन लोगों की, जो मैंने 3 पिलर बताए ना, ये बहुत एक बच्चे के जीवन में बड़ी एक बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। और कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि 3 ही लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले पेरेंट्स की बात करूंगा। पेरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे आर टोटली बायोलॉजिकल पेरेंट्स। कोई पेरेंट्स शायद मेरी बात सुन के नाराज हो सकते हैं, माफी चाहूंगा मैं, लेकिन मेरा कहीं ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को नाराज करने का। लेकिन पिछले 25 सालों से जो मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये चीजें नजर आ रही है। बिल्कुल बायोलॉजिकल पेरेंट्स से तात्पर्य है कि एक पेरेंट को ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ओवर टाइम कर रहा हूँ, मैं कमा के ला रहा हूँ, बच्चे के लिए अच्छा स्कूल में ढूंढ रहा हूँ, अच्छे से अच्छी सुविधाएं इसको मैं मुहैया करा रहा हूँ। तो इट मीन्स मेरी जो पेरेंटिंग इट इज ऑन द राइट ट्रैक। मदर को लगता है कि मैं बच्चे की हर हाजिरी उठा रही हूँ, हर बात उसकी सुन रही हूँ, उसको अच्छा खाना बना के दे रही हूँ, उसके कपड़े धो रही हूँ, जो बोल रहा है मैं वो कर रही हूँ, उसको सब सुविधाएं मैं घर में प्रोवाइड कर रही हूँ। मीन्स आई एम द बेस्ट मदर। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि ये सब चीजें जो है ये बच्चे का अधिकार है। बच्चे के दिमाग में एक चीज हमेशा चलती है कि ये मेरा अधिकार है। ये सब चीजें जब आप बच्चों को देते हो ना, तो कोई बच्चा, ये आपको ऐसा लगता है कि यू आर डूइंग समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी स्पेसिफिक, लेकिन बच्चे की जो फील है, मैंने कई बच्चों से चर्चा की इस बात को लेके, और आई केम टू नो कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के दिमाग में आप जो चीज दे रहे हो ना, उनके लिए बहुत नॉर्मल है। वो आपको लग रहा है कि आप बहुत कुछ उनके लिए कर रहे हो, उनको ऐसा लग नहीं रहा है कि आप उनके लिए कोई स्पेशल कर रहे हो, क्योंकि आपने उनको जन्म दिया है। और आजकल के बच्चे बड़े अवेयर हो गए इन सब चीजों से, मालूम है कि हमारे माता पिता तो करेंगे ही। देखिए इसके बाद क्या होता है कि सीधी सी बात है, जहां से सेक्रीफाइस चालू होता है, एक पीढ़ी अगर सेक्रीफाइस करती है तो दूसरी पीढ़ी बनती है। त्याग तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए आजकल के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। एक मैं फादर की बात करूंगा कि आप सुबह से अपनी शॉप पे गए हैं या सर्विस पे गए हैं, व्हाटएवर भी, आप 8 बजे 7 बजे 9 बजे जब भी आप घर लौट के आ रहे हैं ना, बच्चे की दुनिया वहां से चालू होती है। आपके दिन भर के स्ट्रगल से बच्चों को मतलब नहीं है, आप कहां गए थे इससे बच्चों को कोई मतलब नहीं है। बच्चे की दुनिया कब चालू होती है? जब आप उसके साथ घर पे रहते हैं। वहां जो समय आपको बच्चों को देना ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पेरेंट्स घर आने के बाद क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो थोड़ा बहुत समय मिल रहा है वो अपने लिए जीना चाह रहे हैं।
अपने मित्रों के साथ बैठना चाह रहे हैं, थोड़ा सा घूमना चाह रहे हैं, अपने पसंद का टीवी प्रोग्राम देखना चाह रहे हैं, अपनी इच्छा से मोबाइल चलाना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। और कहीं ना कहीं जो एक कम्युनिकेशन बच्चे के साथ उस समय होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो आप सुविधा दे रहे हैं, इसके अलावा अगर हर माता पिता बच्चों के लिए 20 से 25 मिनट, हार्डली 30 मिनट मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स, 30 मिनट भी अगर बच्चे के लिए निकाल लेते हैं पर डे, जहां पर क्या होगा, जहां पर केवल और केवल बच्चे की बात होगी, उसकी दिन भर की समस्याओं की बात होगी, उस समस्या के सोल्यूशन की बात होगी, उसको इंकरेज करने की बात होगी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। रिजल्ट्स बच्चे के देखे जाते हैं, शाम को आने के बाद उसके रिजल्ट कार्ड को देख रहे हैं, स्कूल से कोई शिकायत आई है, पेरेंट डायरेक्ट बच्चे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको डांटा जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट किया जा रहा है। मम्मी कोई न कोई बच्चे की दिन भर की शिकायत कर रही है, पापा को बता रही है, पापा के फिर बच्चे को वहां पे बैठे हैं चिल्ला रहे हैं, मम्मी भी चिल्ला रही, पापा चिल्ला रही, या तो इस तरह से चल रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है और उनको जो भी चाहिए वो एक्स्ट्रा उस समय प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। मैंने कई कुछ पेरेंट्स से बात करी, वो बताते हैं सब दिन भर हो जाता है, शाम को हम ऐसा चाहते हैं कुछ समय बच्चों के साथ बैठे तो इन सब बातों को निकालें, तो हम फिर उनके पक्ष में रहते हैं, जो भी उनको लगता है वो देते हैं। देखिए यहाँ पर ये सब चीजें आप जब कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक फिजिकल कंफर्ट के साथ, फिजिकल फैसिलिटी के साथ आप बच्चों को जोड़ते चले जा रहे हैं। जो एक इनर टच आपका बच्चे के साथ होना चाहिए। बच्चा कब आपसे जुड़ेगा, जब आप उसकी भावनाओं को समझेंगे। भावनाएं कब होगी, जब आपकी भावनाएं उभर के बच्चे तक पहुंचेगी, तब बच्चे की भावना आप तक पहुंचेगी। बहुत बढ़िया आपने बात करी यहाँ पे कि भावनाओं की बात, जैसे मैं आपको सुन रही हूँ कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरे दिन का स्ट्रेस आके शाम को हम कहते हैं कि हम अपना स्ट्रेस निकाल दें, लेकिन बच्चा यहाँ पे जो बच्चा जो है यहाँ पे वो सफर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि वक्त मिले। बिल्कुल आपके हिसाब से वक्त देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप हमें बताएं, अब हम काम करके स्ट्रेस से घर पहुंचे, हमें अपना स्ट्रेस तो अनफोल्ड करना है कहीं ना कहीं जी। तो किस तरह से बच्चों के साथ, कहते हैं ना माइंडफुलनेस के साथ जीना, किस तरह से आप सही समय से माइंडफुल होके खाएं, माइंडफुल होके बात करें, तो वो कैसा माहौल होना चाहिए घर में, किस तरह से आप एक टेबल पे बैठ के वो ऐसी क्या चीजें, चलिए आप कुछ 5 ऐसी चीजें बताएं जो बच्चों के साथ करें। देखिए इसमें क्या होता है कि जब बच्चा घर पहुंच रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका पूरे रूटीन को जानने की कोशिश करें एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में। कहीं कहीं उसकी गलती भी उस पर्टिकुलर चीजों में मालूम पड़ रही है दिन भर में, उसके टीचर से भी आपके पास अगर फोन आया है वॉट एवर भी, तो कहीं ना कहीं उसकी गलती को आप नोट डाउन करें और उस समय बच्चे के सामने इग्नोर करें। उस गलतियों को लेकर उसको तुरंत रिएक्ट नहीं करें, रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं करें। एक चीज तो आपको सबसे पहले ये करना है। सेकंड के अंदर आप आते हैं, जब बच्चा आपके पास बैठा हुआ है तो इन केस कहीं ना कहीं किसी भी एक विजन को लेके बात होना चाहिए। अभी मैं ये देख रहा हूँ सोसाइटी के अंदर कई पेरेंट्स ऐसे जिनके पास कोई स्पेसिफिक विजन नहीं है, उनके घर में किसी भी मिशन या विजन को लेके बातचीत नहीं होती है। मींस दे आर मैनेजिंग देमसेल्फ जस्ट लाइक द मशीन। जा रहे हैं, सुबह से काम कर रहे हैं, पैसा कमा के ला रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, लेकिन उनके जीवन के जीने का उद्देश्य क्या है। देखिए आज जो भी बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे हम एलन मस्क की बात करें, देखिए एक एम है उनके पास। अभी हमारे रतन जी टाटा गए, एक एम था उनके पास, एक विजन था, एक मिशन था, जिसके तहत वो लगातार काम करते चले गए। आप देखिए सोसाइटी के अंदर आप बात करके देखिए, कई पेरेंट्स हैं उनके पास कोई विजन नहीं है, वो बड़े रिच है, बड़ा अच्छा स्टेटस है उनका, इट्स ओके। लेकिन बच्चों को भी क्या चाहिए, बच्चों को एक तो आपका विजन और मिशन समझ में आना चाहिए और एज वेल एज आपके विजन और मिशन के साथ बच्चे का विजन और मिशन जाने और उसको कनेक्ट करें। बच्चे को जीने का पर्पस मालूम पड़ेगा, पढ़ने का उद्देश्य मालूम पड़ेगा, स्कूल जाने का उद्देश्य मालूम पड़ेगा। राइट नाउ केवल इतना चल रहा है बच्चों के दिमाग में, मुझे स्कूल जाना है, क्यों जाना है, क्योंकि मुझे पढ़ना है, मुझे इस स्कूल में भर्ती किया है, मुझे परीक्षा देना है इसलिए मुझे याद करना है, मुझे पास होना है, मुझे अच्छे अंक लाना है। इसके आगे बच्चों की सोच नहीं जा रही है। डॉक्टर भी बनना है तो क्यों बनना है, बहुत पैसे कमाना है। IIT भी आपको क्रैक करना है, टॉप लेवल के इंजीनियर बनना है तो क्यों बनना है, बहुत पैसे कमाना है। फॉरेन के अंदर क्यों जाना है, तो एक लग्जरी लाइफ जीना है। देखिए आप एक आदमी को कितना भी पैसा दे दो, वो कभी खुशी उसको नहीं दे पाओगे आप। यहाँ ये बच्चों के साथ यही हो रहा है। तो ये पेरेंट्स उस चीज को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को ये बता ही नहीं पा रहे कि उनके जीवन का आखिर में उद्देश्य क्या है। और ये सीधी सी बात है कि जो दूसरों को खुशी देने में जो मजा आता है, दूसरों के लिए काम करने में जो मजा आता है, आप पैसा भी कमाएंगे, आप रेपुटेशन भी कमाएंगे, लेकिन एक उद्देश्य तो होना चाहिए ना, और कहीं ना कहीं उद्देश्य में परोपकार होना चाहिए। तो ना तो बच्चा ये चीजें पेरेंट के साथ, पेरेंट की लाइफ स्टाइल से समझ पा रहा है, ना ही पेरेंट्स उसको आगे के लिए इन सब चीजों के लिए अवेयर कर रहे हैं। तो ये अगर इस तरह की डिस्कशन अगर पेरेंट्स और बच्चे के बीच में थोड़ी सी भी होती है, तो बच्चे को अपने जीने का और अपने पढ़ने का एक उद्देश्य मालूम पड़ता है। अगली चीज ये होना चाहिए कि बच्चा जहां भी आपको फेल्यूर
नजर आ रहा है, असफल नजर आ रहा है, वहां पर आपको एक पॉजिटिव वे के अंदर एक एटमॉस्फेयर उस बच्चे के लिए तैयार करना चाहिए कि उसको आपको प्रिपेयर करना चाहिए, मेंटली उसको प्रिपेयर करना है फेल्योर को फेस करने के लिए। पेरेंट्स ये नहीं कर रहे हैं मेरे को 90% चाहिए, मतलब चाहिए, इस बार का रिजल्ट अगर खराब रहा तो मैं घर से निकाल दूंगा, मैं से स्कूल से निकाल दूंगा, समथिंग लाइक दैट, मैं ये फैसिलिटीज आपको नहीं दूंगा। इसी तरह की डिस्कशन होती है। आप ये कारण कभी जानने की कोशिश नहीं करते क्या उसके मार्क कम हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, वो फेलियर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आप पता तो लगाओ, उसको जानने की कोशिश तो करो। केवल उसको इतना, कई बच्चों के साथ ही होता है पेरेंट, मुझे नहीं मालूम, ये आपको याद करना ही है। मैं टीचर को भी देखता हूँ, मैं खुद एज ए टीचर भी मैं सालों से काम कर रहा हूँ, ये चीज होती है। मैंने आपको बोला आप याद करो, कहाँ से बच्चा याद करेगा, सो मेनी थिंग्स बिहाइंड इट, आपको पता लगाना पड़ेगा एज ए टीचर ऑल्सो, एज ए एजुकेटर ऑल्सो, एज वेल एज ए पेरेंट्स ऑल्सो। ये बच्चा हमारा अगर इस चीज में सक्सेस नहीं है तो क्यों नहीं है, वहां से बच्चों को इंडिविजुअली सपोर्ट मिलेगा। एक स्कूल के लिए बड़ा मुश्किल होता है हर बच्चों को इंडिविजुअल सपोर्ट कर पाना, लेकिन पेरेंट के लिए बड़ा ईजी है। तो जब आप उसके फेलियर जानोगे, उसको सपोर्ट करोगे, तो आपको कुछ की पॉइंट्स पकड़ में आएंगे। द सेम की पॉइंट्स यू शुड डिस्कस इन द स्कूल कि यार मैंने ये पता लगाया, मेरे बच्चों की ये प्रॉब्लम है, आप प्लीज थोड़ा सा देखिए। ये अगर इस तरह का एटमॉस्फेयर आपने घर पे बच्चे के साथ किया, तो ये जो आपका टाइम जो बच्चे के साथ आप स्पेंड कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक क्वालिटी टाइम के अंदर कन्वर्ट होता चला जाएगा। और अगर इस तरह का कन्वर्सेशन आपका और बच्चे के बीच में 25 से 30 मिनट भी पर डे होगा, तो वहां से चीजें बदलने लगेगी। नेक्स्ट थिंग, अगले पॉइंट पे मैं आऊंगा कि यहाँ पर एक चीज होती है कि बच्चे दो चीजों से, या तो उनको पनिशमेंट मिले तो वो किसी काम को करते हैं, या कहीं ना कहीं उनको रिवॉर्ड्स मिले तो वो सही काम करते हैं। तो पेरेंट्स को ये भी करना चाहिए कि बच्चों के साथ किसी भी चीज को लेके, किसी भी नए टारगेट को देना चाहिए, और एक कुछ उसके लिए स्पेशल चीजें रखना चाहिए। पनिशमेंट भी कुछ स्पेसिफिक पनिशमेंट होना चाहिए। आपका अवार्ड भी आप दे रहे हैं, रिवॉर्ड भी आप दे रहे हैं, वॉट एवर भी, वो कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसका कोई एक स्पेसिफिक उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कर ये कर दोगे तो मैं ये दिला दूंगा, ये कर दोगे तो वो दिला दूंगा, नहीं। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये हर बच्चे के लिए अलग अलग चीजें सेट होती है। सेकेंडरी होती है कि एक लास्ट चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे के करियर को लेके बी प्लान हमेशा तैयार रखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वो केवल ए प्लान को लेके ही चलते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट भी ए प्लान को ही लेके चलते हैं। मैंने कई बच्चों से बात करता हूँ, आप बाहर जा रहे हो आईआईटी की तैयारी करने के लिए, कोटा जा रहे हो, 2 साल का आप ड्रॉप ले रहे हो, तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बच्चों के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई भी जवाब नहीं है इन सब चीजों का। 90% बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम चल रही है कि उनके पास कैसा भी जवाब नहीं है। यदि ये जवाब उनको पहले से मालूम रहेगा ना, तो जो आज का काम कर रहे हैं वो बहुत बेहतर तरीके से करेंगे और कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। और ये पेरेंट्स ही ये सब चीज सबसे बेहतर कर सकते हैं, और पेरेंट्स ये सब चीजों को स्कूलों में ढूंढ रहे हैं। पेरेंट्स इन सब चीजों को कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिकों के पास जाके ढूंढ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काउंसलर के पास जाके ढूंढ रहे हैं, डॉक्टरों के पास जाके बच्चे की इस प्रॉब्लम को ढूंढ रहे हैं। जबकि मेरे अनुसार ये सब सोल्यूशन पेरेंट्स के पास है, और पेरेंट्स को किसी की भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक माँ ने 9 माह अपने बच्चे को गर्भ में रखा है। एक पेरेंट्स बचपन से उस बच्चे को पाल रहा है, जितना वो बच्चे को जानते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी में और कोई उस बच्चे को इतना जानता है। लेकिन जो जानते हैं वही बच्चों के साथ उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और वो उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत बेहतर हो जाए, हमारा बच्चा हमारे साथ कनेक्ट हो जाए, हमारा बच्चा हमारी बात सुने। नहीं हो पाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द कनेक्टिविटी इज देयर। अगर इस तरह से करेंगे तो ही चीजें मेरे अनुसार आगे बढ़ेगी, अदरवाइज सब चलता रहेगा भी। आपने जो ये सारे पॉइंट्स बताए हैं ना, जी, एब्सोल्युटली बैंग ऑन पॉइंट्स है, और मैं इन बातों में पूरा बिलीव करती हूँ, क्योंकि आज हम यही देख रहे हैं कि हम अपने ही सपने बच्चों पे थोपते हैं। मैंने काफ़ी पेरेंट्स को देखा है कि उनकी उम्मीद यही रहती है कि तुम डॉक्टर, इंजीनियर, ये जो टिपिकल थॉट प्रोसेस बचपन से चलता आ रहा है। लेकिन आज के समय में इतने स्किल्स हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, बच्चों के पास बहुत कुछ है करने के लिए, फिर भी बच्चों के अंदर ये प्रेशर ऑफ 90% आईटी क्रैक करना, ये जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर के लिए हम स्पेसिफिकली एज अ पेरेंट हमारी क्या ड्यूटी बनती है? देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, प्रेशर जो क्रिएट कर रहे हैं ना, हम पेरेंट्स ही कर रहे हैं। और वो मुझे जहां तक लग रहा है कि हो सकता है मैं गलत हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हम उस बच्चे के लिए ज्यादा चिंतित है इसलिए नहीं, हम हमारे स्टेटस को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। परिवार में हमारा क्या रहेगा, फ्रेंड सर्कल के बीच में क्या रहेगा, हम परिवार में कैसे मुंह दिखाएंगे, समाज में कैसे दिखाएंगे, तुम फेल हो जाओगे, तुम नहीं हो पाए। ये चीजें बच्चों के दिमाग में कहने के पेरेंट्स के द्वारा डाली जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों केवल इतना बताना चाहिए कि दे शुड एंजॉय देयर स्टडी, वो करें। देखिए हर चीज में कैरियर है, और किसी भी कैरियर की कोई लिमिट नहीं है। बच्चा कहीं भी सक्सेस हो सकता है।
राइट नाउ अगर हम डाली चाय वाले का एग्जांपल देखें तो मुझे नहीं लगता रिसेंट में इससे अच्छा एग्जांपल कोई बच्चों को मिलेगा। आज जो उनका स्टेटस बन चुका है, चाय बेच रहे हैं वो, लेकिन कुछ स्पेशल है उनके पास। बच्चों को कहीं ना कहीं हमको बताना पड़ेगा कि भाई कहीं ना कहीं आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो प्रोफेशन है, वो कहीं ना कहीं आपका पैशन ही होना चाहिए। यदि किसी बच्चे को वो चीज आपने पकड़ा दी तो डेफिनेटली वो बच्चा सक्सेसफुल होगा। जैसे मैं आज एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे एजुकेटर है मेरे से काफी ज्यादा क्वालिफाइड है, मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, लेकिन मैं बहुत श्योर हूँ कि मैं जितना बच्चों को जानता हूँ, मैं बहुत कई लोगों से बड़ा फ्रीली डिस्कस कर लेता हूँ और मैं बिल्कुल ये बोलता हूँ कि नहीं, आप बच्चों को उतना जानते ही नहीं जितना मैं जानता हूँ। क्योंकि ये मुझे फील हो रहा है पिछले 25 सालों से कि नहीं, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है। वो पैशन यही है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को सुधार दिया जाए। हम इतनी सारी चीजों की बात करते हैं ना, हमारे देश में ये समस्या है, वो समस्या है, भारत पीछे हो रहा है। मुझे तो लगता है अगर बच्चों को सही कर दिया जाए, सही करने का मतलब होता है बच्चे का माइंड सेट चेंज कर दिया जाए, क्योंकि सभी चीजें केवल माइंड सेट से होती है और हमारे बच्चे का माइंड सेट चेंज ही नहीं हो रहा है। कहीं से कहीं तक नहीं। एक ही जोन के अंदर बच्चे को कम से कम 23 से लेके 25 दिन चाहिए एक जैसा। अगर कोई भी वो काम करता है तो उसका माइंड सेट चेंज हो जाएगा। अभी आप देखिए लगातार जो स्कूल के अंदर बच्चा जो स्टडी करता है, फैमिली के अंदर जो एटमॉस्फेयर रहता है, कहीं भी बच्चों को एक जैसा समय मिल ही नहीं रहा है। डिस्ट्रक्शन आ ही रहे हैं उसकी लाइफ में। हर चौथे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि उसका माइंडसेट फिर से चेंज हो रहा है। तो यदि बच्चों को चेंज कर दिया जाए, उनके माइंडसेट को चेंज कर दिया जाए, तो बच्चे ही आगे जाके हर फील्ड को लीड करने वाले, हर प्रोफेशन के अंदर वही बच्चे जाने वाले। कल के नेता भी वही हैं, कल के बिजनेसमैन भी वही हैं, कल के इंजीनियर भी वही हैं, डॉक्टर भी वही हैं, सभी तो वही हैं। तो ये उनको बदल दिया जाए तो एक इंटायर सभी पूरा मुझे लगता है इंटायर वर्ल्ड चेंज होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं ना, आपस में झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही, सो मेनी थिंग्स आर देयर। ये सब माइंडसेट से हो रही। बात करते दो कंट्री का नाम लेते, दोनों कंट्री आपस में युद्ध कर रही है, वो कंट्री थोड़ी कर रही है, द पीपल्स ओनली हु आर रूलिंग देयर। तो वो उनका माइंडसेट जो उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ काम हो रहा है। तो यदि ये चीजें बच्चों में डाल दी जाए, कहीं ना कहीं उनको ह्यूमैनिटी, उनके अंदर मानवता, उनके अंदर दया, उनके अंदर प्रेम, उनके अंदर करुणा, ये सब चीजें, उनके अंदर संवेदनाएं, उनके अंदर भावनाएं अगर धीरे धीरे पैदा कर दी जाए और उनको सही तरीके से उनके हिसाब से उनको आगे पढ़ने दिया जाए, बढ़ने दिया जाए, उनका पैशन और उनको बता दिया जाए। बच्चों को नहीं मालूम है। मैं कहीं हाई स्कूल जो बच्चे पास करके जाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट बेस्ड है उनको नहीं मालूम है। आगे उनको क्या करना है, ये क्यों कर रहे हैं उनको नहीं मालूम है। फ्रेंड्स ने बोला तो कर रहे हैं, पेरेंट्स ने बोला तो कर रहे हैं, बस समथिंग लाइक दैट। वो उसी हिसाब से ही अपनी स्ट्रेटेजी को प्लान कर रहे हैं। Means they are not ready to think about their own strategy. They are not ready to think about their own skills. उनकी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं मालूम उन लोगों को। और वजह वही है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इस चीज को क्रिएट नहीं कर पा रहा है। हमारा जो कोचिंग सेंटर से है वो भी बच्चों को पढ़ा रहे थे, कुछ अलग ही थीम उन्होंने भी दिमाग में डाल रखी, वो भी इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। और जो पेरेंट्स जिनको समझना चाहिए वो भी समझ नहीं पा रहे हैं। और लास्ट में हम सब मिलकर दोष केवल और केवल बच्चों पे दे रहे हैं कि बच्चे गलत है, हमारे बच्चे मैं जान गई हूँ कि आप यही कह रहे हैं कि आपके अपने सपने हैं, तो ठीक है, मानते हैं कि एज ए पेरेंट हम अपने सपने लाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के माइंडसेट पे काम करें। उन्हें ये बताएं कि ना ही डॉक्टर इंजीनियर बनना जरूरी है, और भी प्रोफेशंस हैं। थोड़ा सा आपको रोकूंगा मैं कि सपने क्या सपने हैं आपके। आपका एक ही सपना होना चाहिए कि आपका बच्चा एक बहुत अच्छा इंसान बने और अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश रहे। इससे ज्यादा कोई सपना नहीं होना चाहिए। अगर ये सपना है ना, बाकी तो सब चीजों कर लेगा। ये दो सपने तो देखो, ये दो सपने पेरेंट देख ही नहीं रहे जी, उनके दिमाग में एक ही चीज चल रही है। दर्शकों, खास बात में आपने ये देखा कि कितनी प्यारी बात उन्होंने ये कहा है कि अगर आपके सपने हैं कि आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, तो सबसे पहला सपना होना चाहिए कि वो एक अच्छा इंसान बने। यही लेसन के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। डॉक्टर करुणेश, हम ये देख रहे हैं कि आपने बात करी डिस्ट्रक्शन की। अब डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन बोले तो डिस्ट्रैक्शन की, सॉरी, कि बच्चे आजकल बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो डिस्ट्रैक्शन का क्या कारण है? मोबाइल, सोशल मीडिया, यही आप सोचते हैं कि है? क्योंकि मैं देखती हूँ कि बच्चे स्कूल्स भी कैरी कर रहे हैं तो काफी डिस्ट्रैक्टेड है। बिल्कुल है मैम। पहले क्या होता था कि जो बच्चों की लाइफ थी ना, बड़ी वो सिंपल और सादा लाइफ थी। उनकी दिमाग में एक मतलब कि लिमिटेड चीजें थी, खेलना है वो चीजें थी, घर जाके थोड़ी सी जिद करना है मम्मी पापा से, उन्होंने हाँ कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, ना कर दिया तो भी बहुत अच्छी बात है। इजीली वो मैनेज करते थे हर सिचुएशन के साथ। ज्वाइंट फैमिलियां थी, बच्चों को एक सामंजस्य करने की जो क्षमता थी बच्चों की पहले बहुत ज्यादा थी, क्योंकि परिवार में कई लोग थे, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तो चलता रहता था बच्चों की लाइफ में। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये चीजें हो ही नहीं रही है बच्चों की लाइफ के अंदर, कि एडजस्टमेंट नाम की कोई भी चीज अब बच्चों की लाइफ में नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं अब जब एडजस्टमेंट बच्चों की लाइफ में रहा ही नहीं है, तो अब इनकेस क्या हो रहा है कि कोई भी बच्चा, अब वो उसके साथ ये हो रहा है कि वो जैसे घर जा रहा है
उसका एक फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़ चुका है। बढ़ इसलिए गया है क्योंकि उसका फैमिली का जो फ्रेंड सर्कल था, उसके भाई बहन है वो उससे कहीं ना कहीं दूर है, उसके माता पिता हैं वो भी उससे दूर हैं। अब वो ये चीजें बाहर ढूंढ रहा है। एक बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है, वीडियो गेम क्यों खेल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसकी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं फेल हो रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जो वीडियो गेम्स खेलता है उसके अलग अलग स्टेजों को पार करता है, तो उसको ऐसा लगता है कि यार मैं कुछ हूं। मतलब वो क्या हो रहा है ना, वो चीजें घर में नहीं मिल रही है उसको, वो चीजें वो बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब इस केस में क्या हो चुका है कि मोबाइल पे गेम खेलना उसके लिए एक अनिवार्य हो चुका है, सोशल मीडिया को मैनेज करना उसके लिए अनिवार्य हो चुका है, फ्रेंड सर्कल को मैनेज करना उसके लिए अनिवार्य हो चुका है। और यहाँ पर जो इन जितने भी लोगों से मिल रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो या उसका फ्रेंड सर्कल हो, वो कहीं ना कहीं उसके हम उम्र हैं। वो कहीं भी कोई भी उसको एक परफेक्ट बात बताने वाला, एक परफेक्ट किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला कहीं से कहीं तक कोई भी नहीं है। अब इन बच्चों के साथ ये हो रहा है कि इन्होंने एक अपनी दुनिया बना ली है। जो इनकी जो ये दुनिया है, ये दुनिया की बातें कहीं भी शेयर नहीं कर रहे हैं। इनके सोशल मीडिया पे इनके आपस में बातचीत चल रही है, एज वेल एज जब मिल रहे हैं फिजिकली तब इन लोगों के आपस में इस तरह की बातचीत चल रही है। और जब इनकी इस तरह की बातचीत चल रही है तो कहीं ना कहीं एक इनके ऊपर एक प्रेशर हो चुका है हर चीज को मैनेज करने का। फ्रेंड सर्कल इनको मैनेज करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम इनको मैनेज करना पड़ेगा, फेसबुक उनको मैनेज करना पड़ेगी। इनके पास ऑप्शन ही नहीं है इन सब चीजों को, इनको मैनेज तो करना ही है, नो वे नॉट एट ऑल। तो अब हम समझ सकते हैं जब ये मैनेज करते चले जा रहे हैं ना, कई गलत चीजें इनके दिमाग में आ रही है। देखिए, हर एक दोस्त अच्छा नहीं होता है। कहीं ना कहीं सर्कल के अंदर एक या दो मित्र ऐसे मिल जाते हैं बच्चों को कि जो ऑलरेडी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं कई समस्याओं से घिरे होते हैं, कई गलत चीजों को जानते हैं और धीरे से वो इस सर्कल के अंदर ये सब चीजों को सर्कुलेट करते चले जाते हैं। बच्चा उन समस्याओं के साथ घिरता चले जाता है। फिर एक चीज होती है, जैसे जैसे बच्चा चौथी पांचवी तक मम्मी पापा के बच्चे से बात होती है, छठी से जैसे ही वो किशोर अवस्था एडोलेंस के एज में जाता है, वहां से थोड़ी सी बातचीत कम होती है, आठवीं में आके और कम होती है, 9 से लेके बातचीत लगातार कम 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 और कम होती चली जाती है। जहां बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत है आपसे बात करने की, वहीं पर आपकी बात बच्चों के साथ सबसे कम हो गई। तो ये जो जितने भी डिस्ट्रक्शन जो बच्चे की लाइफ में आ चुके हैं, उसके दिमाग में आ चुके हैं, उसको दूर कौन करेगा? किससे बात करेगा? मम्मी पापा से वो बात कर नहीं पा रहा है, मम्मी पापा उससे बात कर नहीं पा रहे हैं, टीचर से ऐसी बात वो कर नहीं सकता, कोई टीचर इतना उसके टच में है नहीं। अब वो सोल्यूशन कहाँ ढूंढेगा? वो सोल्यूशन उसके हम उम्रों के अंदर ही ढूंढेगा, एंड दे आर नॉट फाइंडिंग द सोल्यूशन। और इसी वजह से बच्चे कई तरह के अवसाद में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड जैसे कदम उठा रहे हैं। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। यदि कोई भी बच्चा सुसाइड कभी करेगा ही नहीं, कितना भी फेलियर आ जाए, क्योंकि कोई भी डेस्टिनेशन, कोई भी फेलियर आ रहा है बच्चे की लाइफ में, दैट इज नॉट द डेस्टिनेशन। या उसकी लाइफ एंड थोड़ी हो रही, एक फेलियर है तो कल दूसरी जगह वो सक्सेस हो जाएगा। लेकिन कोई उसको बताने वाला तो हो ना, उसको कोई बताने वाला ही नहीं है इन सब चीजों को लेकर। वो अपने सर्कल में ढूंढ रहा है, वहां उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और इस वजह से वो गलत रास्ते अख्तियार कर रहा है। आपके हिसाब से बच्चों और पेरेंट्स के जो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक गैप आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है। अब माँ बाप तो यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल सही राह पे चले, हम अपना बेस्ट दें, और आपके हिसाब से ये भी है कि कहीं ना कहीं हम भी गलती करते हैं क्योंकि हम अपने हिसाब से डालते हैं, अपने सिस्टम के हिसाब से जो हम करते आए। लेकिन वक्त बदल चुका है जी। अब इस नए वक्त में बच्चों की नई सोच भी है, और आजकल के बच्चे अगर हमें देखो एम्पैथी में कम है तो, लेकिन उनके दिमाग बहुत शार्प है, टेक्नोलॉजी को लेके वो बहुत शार्प है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें भी उनसे काफी चीजें सीखनी पड़ती है। लेकिन इसके साथ बहुत सारा आता है कि अगर बच्चे पेरेंट्स से नहीं विश्वास कर पा रहे, उनसे नहीं बन रही, तो आपको क्या लगता है कि उनकी जिंदगी में मेंटर की, किसी एक मेंटर की कितनी वैल्यू है? क्या उनकी लाइफ में एक मेंटर ऐसा होना चाहिए जो उनकी पूरी जिंदगी को चेंज करे बिसाइड्स पेरेंट्स? राइट मैम, बिल्कुल होना चाहिए। और वो रोल पेरेंट्स से बेहतर कोई अदा जीवन में कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेंटर जो भी आप बनाओगे एक लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। जीवन के हर संघर्ष का सामना करने के लिए हर समय आपके पास एक मेंटर तैयार नहीं रहेगा। वो मेंटर तो आपके पेरेंट्स ही रहेंगे। अभी आपके पेरेंट्स रहेंगे, पेरेंट्स के बाद फिर वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, मतलब यू आर ऑन फैमिली। वो एक बहुत बेहतर मेंटर का रोल प्ले कर सकते हैं। अभी देखिए क्या हो चुका है, पेरेंट के साथ ये हो चुका है कि मैं सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन हर बच्चे के साथ एक चीज ये होती है कि बात तो आपकी होना चाहिए, लेकिन उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए तरीका बच्चे का होना चाहिए। आपको हर समस्या का, बच्चे की हर समस्या का समाधान तभी मिलेगा जब आप उस समस्या का समाधान बच्चे के लेवल पे जाके बच्चे की मानसिक स्थिति को अपने जहन में रख के और सोल्यूशन निकालने की सोचोगे। पेरेंट्स हमेशा पेरेंट्स बन के काम कर रहा है,
ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बन के काम कर रहे हैं, टीचर हैं वो टीचर बन के काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल बन के काम कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर बन के बच्चों से बात कर रहे हैं। नहीं, आपको उस बच्चे का सोल्यूशन तभी मिलेगा जब आप उससे बच्चा बन के बात करोगे। जैसे ही आप बच्चा बन के बात करोगे, मतलब आप इमेजिनेशन करोगे 14 साल की मेरी उम्र है और ये बच्चे का इस लड़की के साथ अफेयर हो गया, सीधी बात करो, तो आप वहां सोचो कि 14-15 साल में मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था या हुआ था, समथिंग लाइक दैट। क्यों हुआ था आपको समझ में आ जाएगा। आप कैसे इससे बाहर निकले थे ये समझ में आ जाएगा। अब इस बच्चे को कैसे बाहर निकालना चाहिए ये समझ में आ जाएगा। कब आएगा? जब आपने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अपने आप को उस जगह पे खड़ा किया। मतलब सोल्यूशन आप बच्चे के हिसाब से निकालिए, अपने हिसाब से मत निकालिए। जब तक आप सोल्यूशन अपने हिसाब से निकालते रहेंगे तब तक ये दो दूरियां हैं जो 3 पीढ़ी की, वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। ये कभी भी नजदीक आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर आदमी ईगो रखता है। बच्चा छोटा है इसलिए वो दब जाता है। आप बड़े हो, मैं पापा हूं, मैंने बोल दिया तो ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा कर दूंगा, नहीं तो वैसा कर दूंगा, समथिंग लाइक दैट। ये तो सोल्यूशन है ही नहीं बच्चों की प्रॉब्लम का। तो आपने सही कहा कि पेरेंट्स ही मेंटर बन सकते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को बहुत खास वे से जानते हैं, बचपन से पाला है। तो जैसे आपने कहा कि माँ ही है जो अपने बच्चे को बहुत अच्छे से जानती है, माता पिता। तो लेकिन इसके साथ जैसे आपने ये भी बताया कि स्ट्रेस भी आता है। अब इसी बीच में हम अगर मेंटरिंग कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, हम अपनी बातें लेके आ रहे हैं, लेकिन आजकल स्ट्रेस तो ऐसा हो गया कि घर घर में पाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? जो ये पूरा जो वातावरण स्ट्रेसफुल चल रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाए? मैम, स्ट्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस का तो तभी समाधान निकल सकता है या तो आप मेंटली बहुत ज्यादा परिपक्व हैं, इफ यू आर सो मैच्योर रिगार्डिंग द सिचुएशन, तो आप खुद अपने दम पे सोल्यूशन निकाल सकते हो, या फिर आप जिसको अपना रोल मॉडल मानते हो उसके साथ अगर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हो तो आप इस प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो स्ट्रेस है वो तो हर दिन बच्चों की लाइफ में आता है, बच्चों के युवाओं की लाइफ में भी आता है, और कई लोग गलत कदम भी उठा रहे हैं। और स्ट्रेस के साथ ये रहता है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि एक शुरू के 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड मैक्स टू मैक्स, वहां अगर कोई भी उस पर्टिकुलर स्ट्रेस के जो किसी भी बच्चे के या युवा के दिमाग में आ रहा है, अगर उस समय उसके साथ अगर चर्चा कर ली जाए। जैसे अभी हम लोगों का एक प्रयास चल रहा है, अभी हम लोग एक एनजीओ फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम लोग निःशुल्क चलाना चाह रहे हैं, जिसका हम लोगों ने नाम रखा है कि और भी है राहें। और भी जो राहें वो दैट फॉर इट इज जस्ट फॉर दोज स्टूडेंट्स ओनली जो एक स्ट्रेस में आ जाते हैं, जो गलत थोड़े से फेल्यूर के अंदर जो गलत कदम उठा लेते हैं। मतलब बच्चों को अगर ये रियलाइज करवा दिया जाए कि भाई यही यहाँ घबराने का काम ही नहीं है, यहाँ फेल हो गए तो क्या प्रॉब्लम है। कोई भी बच्चा क्यों डरता है? अगर एग्जाम में फेल हो गया तो वो खुद के फेल होने से उतना नहीं डरता है, वो अपेक्षाओं से ज्यादा डरता है। मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, मेरी मम्मी क्या बोलेंगी, मेरे पापा चिल्लाएंगे, या तो ऐसा सोचेंगे, या फिर उनके दिमाग में ऐसा आएगा कि यार इतना पैसा मेरे ऊपर खर्चा कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से कमा रहे हैं, मैं गलत राह पे जा रहा हूँ, मैं उनके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली कि वो कहीं ना कहीं गलत स्टेप को लेंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि बच्चों को स्ट्रेस से हमको फ्री करना है तो कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे लेसन डालना चाहिए, जैसा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक बच्चों की एक स्पेसिफिक क्लास भी होना चाहिए जो ये इन समस्याओं को ले क्लासेस के अंदर एक छोटी से छोटी समस्या बच्चों के सामने होना चाहिए डिस्कस एक बार। क्या देखो आगे चल के ऐसा भी प्रॉब्लम, हम क्लासेस में क्या बात करते हैं, केवल सब्जेक्ट की बात करते हैं, केवल पढ़ाई की बात करते हैं, कैरियर की बात करते हैं, फेल्यूर्स की बात नहीं करते, जीवन के संघर्षों की बात नहीं कर सकते, जीवन कैसे जीना इसकी बात हम नहीं कर सकते, करते ही नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं करते। घर पे आने के बाद भी हम ये बातें नहीं करते, घर पे भी उसके रिजल्ट की बात होती है, उसके कैरियर की बात होती है, उसके आगे की प्लानिंग को लेकर बात होती है, लेकिन कहीं भी जो उसके दिमाग में जितनी भी चीजें चल रही जो उसके लिए स्ट्रेस क्रिएट करती है उसकी बात कोई नहीं करता। मुझे तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को भी इन सब चीजों के लिए बच्चों से डिस्कस करना चाहिए, और एजुकेटर्स जो स्कूल जहां बच्चा पढ़ रहा है, कॉलेज जहां पढ़ रहा है, वहां पे भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक लेक्चर्स लगाना चाहिए जो बच्चों से इन सब चीजों के लिए डिस्कस करे। बच्चे धीरे धीरे फ्री होने लगेंगे। बिल्कुल, मैंने मैंने किया है डिस्कस बच्चों से, कई चीजों की ऐसी डिस्कस मैंने की है जो कभी बच्चे पेरेंट के साथ शेयर नहीं कर सकते। जैसे कोविड टाइम से जो बच्चे मोबाइल की दुनिया में अंदर आए, तो वहां पर क्या रहा कि मोबाइल से कई चीजें बच्चों ने ले ली। कई बच्चे जो 14-15 साल की उम्र के थे वो मतलब कुछ ऐसी गलत चीजों में, पोर्नो को लेके बहुत ज्यादा लिप्त हो गए। मेंटली वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जब उन बच्चों को मैंने बंद कमरे में बिठाया, उनसे हर समस्या को जानने की कोशिश की, पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, तुम कहीं ना कहीं भटके हुए नजर आते हो, मुझे लग नहीं रहा है कि तुम सही हो, मोबाइल में क्या देखते हो, बेटा ध्यान रखना कुछ चीज़ें गलत भी आती है। यार मैं जब तुम्हारी उम्र में था ना तो कुछ ऐसा 1-2 बार ऐसा हो गया था, तो मैं बहुत परेशान था, तुम्हारे साथ तो नहीं हो रहा। देन वो बोलते हैं खुल के कि सर हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम चल रही, सर हमको ये चीज़ देखने की आदत पड़ गई, सर मन कैसे हम कंट्रोल में करें, सर कोई रास्ता हमको बता। जब वो हमसे बात कर सकते थे, क्या माता पिता से बात नहीं करेंगे? बच्चे
वो स्ट्रेस से भी दूर होना चाहते हैं, गलत रास्ता भी छोड़ना चाहते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसको मजा आ रहा है उन चीजों में, लेकिन उसको सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। और सोल्यूशन एज पर मी सोल्यूशन इसलिए नहीं मिल रहा है, कम्युनिकेशन गैप होता चले जा रहा है, कहीं बच्चे से बातचीत हो ही नहीं पा रही है। बिल्कुल, आपने बहुत सारी ऐसी बातें जो कि मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक आज इस एपिसोड को देख रहे होंगे, आई थिंक ये काफ़ी अवेयरनेस आई होगी सबके अंदर, क्योंकि जब ये रियलाइजेशन होती है कि हम ही दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं, अपने अंदर झांक के नहीं देख रहे, तो ये आज इस एपिसोड में काफ़ी पेरेंट्स ने खुद को ही रियलाइज़ किया होगा कि कहीं जगहों पे हम गलत कर रहे हैं। और जैसे आपने स्ट्रेस रिलीफ की बात करी, तो ये हम एज ए पेरेंट हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनसे खुल के बात करें। और जहाँ तक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे के साथ बच्चा बनना या उनके साथ उनका दोस्त बनना, तो दोस्त बन के उनसे हर चीज उनकी जाने और उनको सॉल्यूशन दे। आई थिंक यही एक तरीका है फॉर नॉट ओनली फॉर पेरेंट्स बट यस एजुकेटर्स आल्सो, स्कूल में भी ऐसी एजुकेशन दे जहाँ पे बच्चे अपने स्ट्रेस को रिलीव कर सकें, बता पाए। इस पूरे एपिसोड में हमें ऐसी इतनी खास बातें आज पता चली हैं, आपके जीवन के अनुभव पता चले हैं। जाते जाते मैं आपसे एक ऐसा सवाल जानना चाहती हूँ। आप एक बहुत रिमोट एरिया में पढ़ा रहे हैं जहाँ पे बच्चों के लिए एक्सपोजर बहुत कम है जी। शहर के बच्चों के पास काफ़ी एक्सपोजर है, थोड़ा यहाँ पे एक डिफरेंस आ ही जाता है जी। तो क्या आपने कभी उन बच्चों के माइंडसेट में और शहर के बच्चों में ऐसा माइंडसेट नोटिस किया है? नहीं, जहाँ तक मैंने जाना है कि बच्चा वो मेट्रो सिटीज़ का हो या छोटे से टाउन का हो या डीप रिमोट विलेज का हो, बच्चों की जो प्रतिभा है वो एक जैसी है, बच्चों की जो सीखने की क्षमता है वो एक जैसी है। अब यहाँ पर अगर हम कुछ डिफरेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो सोसाइटी के साथ जो टच होता है, जैसे अगर डीप रिमोट एरिया का बच्चा है तो उसका सोसाइटी के साथ टच, उससे मिलने वाले लोग उस लेवल के नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि कई चीजों को जानना, उन बड़ों के साथ किस तरह से आपको बात करना है, किस तरह से उन चीजों को डील करना है, वो एक एटमॉस्फेयर उस बच्चे को नहीं मिल पा रहा है। अदरवाइज जो एजुकेशन की बात हम करें या आगे जाके वो बच्चा किसी भी तरह की कॉम्पिटिशन की तैयारी करे, ये बिल्कुल गलत है कि हम ये बोले कि यार गांव के बच्चे सफल नहीं हो सकते और एक बड़े शहर के बच्चे सफल हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे स्कूल के कई बच्चों ने इन चीज़ों को झुठला दिया है। आज वो कई मेट्रो सिटीज़ के अंदर बहुत अच्छे पदों पे काम कर रहे हैं, एज वेल एज फॉरेन कंट्रीज में जाके भी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और जब अगर हम उनका बैकग्राउंड देखते हैं तो हम भी बिलीव नहीं करते कि ये वही बच्चे हैं जब ये आए थे तब ये दे वर अनेबल टू स्पीक प्रॉपर हिंदी, वो लोकल लैंग्वेज भाषा का प्रयोग करते थे, हिंदी नहीं बोल पाते थे। टुडे दे आर वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, उसी छोटे से गांव के अंदर वो और इतनी आगे निकले हैं। मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि जो एक एटमॉस्फेयर, एक जो टच बच्चों को मिलता है वो कहीं ना कहीं अलग रहता है जी। और वो थोड़ा सा बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कुछ समय थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है। बट अगर बच्चा अगर हिम्मत रखे तो आई डोंट थिंक सो कि वो उसको उसके करियर बनाने में इतनी बड़ी बाधा तो कभी उत्पन्न नहीं करेगा। तो आपके हिसाब से बच्चे कहीं भी रहें, उनके साथ सही वातावरण मिले और उनको एक सही सोच मिले, एक सही कहते हैं ना एक अच्छा पुश मिले, एक सही अध्यापक मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। पेरेंट्स के पूरी कहते हैं ना उनकी डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ बच्चा किसी भी कोने में रहे वो आगे बढ़ सकता है। अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में अगर उनको ऐसे साथ मिल जाए और ऐसे अच्छी सीख मिल जाए तो डेफिनेटली वो हमारे पूरी कंट्री की शक्ल बदल सकते हैं। दे आर द फ्यूचर। अब जाते जाते एक आपसे क्विक एडवाइस लेना चाहती हूँ सब पेरेंट्स के लिए। ऐसी बहुत सारी बातें हमने सीखी, बट एक ऐसी बात जो वो रोजमर्रा अपने जीवन में अपनाए ताकि उनका रिश्ता अपने बच्चों के साथ सही रहे। सभी पेरेंट्स को मेरे हिसाब से एक ही चीज करना चाहिए कि अपने बच्चे को समझने का प्रयास, और उसको समझाने में हमेशा आपको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यदि वो गलत रास्ता भी अख्तियार कर रहा है, कि उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। यदि आप, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं ना, अभी मुझे भी बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है कि मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं हो कि जो आपको बुरी लग जाए, कोई भी बात ऐसी नहीं हो कि जो भी हमारे दर्शक है उनको बुरी लग जाए। आपका भी दिमाग में चल रहा है कि आप जो भी बात करें कि हर चीज का हम एक माइंड में लेके चल रहे हैं ना, सामने वाले को लेके चल रहे हैं। पेरेंट्स भी जब अपने बच्चों की कोई भी समस्या देखें, सुने, उनके फेलियर्स को देखें, तो दिमाग में ये चीज को रख के चले कि सॉल्यूशन तो देना है लेकिन बच्चे की भावनाओं को आहत नहीं करना है। यदि इस तरह से आप बच्चे की भावनाओं को आहत नहीं करोगे और उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते जाओगे, धीरे धीरे बच्चा आपके साथ बहुत तेजी के साथ अटैच होता चले जाएगा
उसको ऐसा लगेगा कि पेरेंट्स मुझे समझते हैं। अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को हमेशा ये लगता है उसके पेरेंट्स को समझते ही नहीं है, उसको गलत ही समझते हैं, उसको हर जगह दोषी ही माना जाता है, उसको हर बार डांटा ही जाता है, उसकी इंसल्ट ही की जाती है, उसका कंपैरिजन ही किया जाता है। वो चीज़ें बच्चे के दिमाग से आपको निकालना है। डेफिनेटली यदि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके इस तरह का एक एटमॉस्फेयर घर पे खड़ा करते हैं तो कोई भी बच्चा हो, भले वो वीक हो, पढ़ने में होशियार हो, डजंट मैटर, वो बच्चा आगे जाके जीवन में मेरे हिसाब से 100% सफल होगा। थैंक यू सो मच। कितने सारे आज हम टेकअवेज लेके जा रहे हैं और आपने बहुत अच्छी बात आखिरी में हमें बताई कि बच्चों को सेंटिमेंट्स हर्ट ना करें। कहते हैं कि अगर उनको उनकी गलती भी बतानी है तो एक बहुत पॉजिटिव वे से बताएं और उनको हमेशा मोटिवेट करें। यही इस लेसन से आज मैं आगे लेती हूँ आपसे। मुझे लगता है कि आपके साथ एक नहीं काफ़ी एपिसोड्स में हम इस बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स के दिल के करीब का टॉपिक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर करुणेश, आपने वक्त निकाला, आप खास बात में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन। तो व्यूअर्स, कैसा लगा ये एपिसोड? और मैं जानती हूँ कि एक माइंड चेंजर एपिसोड है क्योंकि खास बात में मैं हमेशा बात करती हूँ कि खास बातें ही लिख के आते हैं। अगर आपको लगता है इस एपिसोड ने आपकी ज़िंदगी कुछ थोड़ी सी भी बदली है तो क्यों वेट कर रहे हैं, जल्दी से हमें लिख दीजिए। हमें आपका प्यार और आपकी बातों का रहता है इंतज़ार। तब तक के लिए मैं आपसे यहाँ से इजाज़त लेती हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि अगली खास बात में मैं एक खास, बहुत ही खास शख्सियत के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।